हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद चंद्राकर आप लोगों को बायो का क्लास लूँगा मैं। तो हमारे पास ऑफलाइन क्लास में आप सभी को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसी का ऑनलाइन वीडियो है और ये ऑनलाइन वीडियो में जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी चीज़ को यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा और इनसे आप नोट्स बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर फर्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। चैप्टर फर्स्ट कोशिका जीव विज्ञान। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इसको पढ़ लेंगे तो पूरे बायो आगे फ्यूचर में जहां तक भी पढ़ेंगे वहां तक एक एक शब्द काम आते रहेगा। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। यहाँ पर कोशिका की खोज, कोशिका कैसा दिखता है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिसको कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, उनका क्या वर्क होता है, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहला चैप्टर कोशिका जीव विज्ञान। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की वजह से नहीं, क्योंकि ये आगे पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनका वर्ड यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या है? सेल बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और कोशिका अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीव विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका की संरचना, एक सेल है, इन सेल की संरचना कैसा दिखता है, कोशिका की संरचना एवं कोशिकांगों की संरचना, अंदर में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या लाइसोसोम हो या गोल्जी बॉडी हो, इनकी संरचना, इसका मतलब कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर, तथा इनका कार्य, किसका कार्य, इनका फंक्शन, इन्हीं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन सेल बायोलॉजी को सब पहले साइटोलॉजी भी बोलते थे, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइटो और लॉजी। साइटो जो शब्द है काइटोस से लिया गया है और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब सेल का अध्ययन किया जाता है तो इसको बोल दिया जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब इसको बोला जाता है सेल बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल, ध्यान से सुनना, सेल कोशिका और कोशिका अंग, कोशिकांग जिसको बोला जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? सेल बायोलॉजी। मतलब इसमें तो केवल किसका अध्ययन कर रहे हैं? सेल का। इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं? सेल का भी कर रहे हैं, और सेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स भी हैं उनका भी अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो हम एक चीज याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाए तो वो है रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाए तो सीपी स्वानसन, अगर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी बोला जाए तो ए.के. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? शर्मा। कौन है? शर्मा, ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा उसका पूरा नाम। ये जो सेल है वो सेल
की खोज किसके द्वारा किया गया, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा 1665 में, कौन से सन में, 1665 में एक पेड़ है, ये इस प्रकार से इनकी ये शाखा ब्रांच सभी चीज है, इसमें शाखा भी है, पत्ती भी है, यहाँ पर फ्लावर भी बने हुए हैं, इस जगह पर फ्रूट भी बना हुआ है, यहाँ पर इनके रूट है। इस पौधे का, इस पेड़ का क्या किया गया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया गया, कट कर लिया गया, यहाँ से पीस निकाल लिया गया, ये पीस निकाल लिया। ये जो पीस निकाला हुआ है इसको बोला जाता है कॉर्क। क्या बोला जाता है, कॉर्क, कॉर्क बोला जाता है। ये कॉर्क जो है लकड़ी है, एक्चुअल में क्या है, ये वुड है, लकड़ी है। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक बोतल लिया, ये इस प्रकार से मान लेते हैं कांच का बोतल है, इस कांच की बोतल में इस लकड़ी को लगा दिया और इस लकड़ी को इसमें इस प्रकार से केप बनाकर लगा दिया। मतलब जो बोतल का जो मुंह होता है, ढक्कन जो होता है, वहां पर उन्होंने लकड़ी को लगा दिया। जैसे लकड़ी को लगाया, कुछ समय बाद जब उसको अलग किया तो उनको ये दिखा कि ये जो लकड़ी लगाया हुआ है इसमें एक पतला परत बन गया, एक जहां तक अंदर घुसा हुआ था बोतल में, वहां पर एक थिन परत पाई जाती है, ये इस प्रकार से पतला परत दिख रहा था उसको, ऐसा। ये जो पतला थिन परत दिखाई दे रहा है, कैसा परत है ये, थिन लेयर, पतला परत बना हुआ है। ये पतला जो परत दिख रहा है उसको उन्होंने अपना बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाकर अध्ययन किया। तब उसको माइक्रोस्कोप में जब अध्ययन किया गया तो इस प्रकार से छोटा छोटा चेंबर दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, छोटा छोटा चेंबर इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। ऐसे छोटे छोटे कक्ष, स्मॉल कक्ष दिखाई दे रहे थे। और ये स्मॉल कक्ष जो है, ये स्मॉल कक्ष मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। कैसे दिखाई दे रहा था, मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना, छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे थे इस प्रकार से, और इसके अंदर ऐसे कुछ कुछ और संरचना जो ऑर्गेनाइज वो दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते नुमा इस प्रकार से चेंबर दिखा, कक्ष दिखा, इसको हिंदी में बोला जाता है कोष्ठ। क्या बोला जाता है, कोष्ठ बोला जाता है, इंग्लिश में इसको चेंबर बोला जाता है। ये चेंबर नुमा संरचना दिखाई दिया तो उन्होंने इसको नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। कोशिका जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है और लैटिन में इसका मतलब होता है सेला। क्या होता है, सेला। सेला जो शब्द है एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, और इन लैटिन से लिया गया है तो यहाँ से निकला सेल। सेला का मतलब होता है छोटा रूम, स्मॉल कक्ष, स्मॉल चेंबर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोशिका। क्या पड़ गया, कोशिका, सेल बोला जाता है। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक के द्वारा पूरे सेल के बारे में नहीं बताया गया कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स है, कैसा दिखता है। उन्होंने जब देखा तो लकड़ी, और लकड़ी है मतलब सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। उसको देखा जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, उसको देखा। लेकिन कोशिका पहले बार तो ही देखा था, इसीलिए कोशिका की खोज किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। ये उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग को रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। इस बुक में उन्होंने उस पूरे एक्सपेरिमेंट को लिख दिया। माइक्रोग्राफिया एक बुक है और उसका ही लिखा हुआ बुक, उस बुक में उन्होंने क्या किया, पूरे जो भी प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लकड़ी लिया, बोतल में रख दिया, उसको लगा दिया, फिर उसमें परत दिखा, फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखा कैसा दिख रहा था। इन सारे पूरे मेथड को उन्होंने एक बुक बनाया और बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है, ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674
इस सन में, कौन से सन में, 1674, इस सन में पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल सेल्स लिया। क्या लिया था? एनिमल सेल्स। और एनिमल सेल्स लिया था वो कौन कौन से थे? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आरबीसी लिया। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स में भी काम किए। ये उन्होंने एक ही नहीं लिया, एक तो लिया आरबीसी, दूसरा लिया स्पर्मेटोजोआ, तीसरा लिया प्रोटोजोअन्स, इनको लिया। और इनको उन्होंने जब देखा तो पहली बार जब जंतु कोशिका को देखा, एनिमल सेल्स को देखा, और ये सब कैसे है? लिविंग है। कैसे है? ये लिविंग है, जीवित है भाई, ध्यान में रखना। कैसे है? ये जीवित है। इन जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? लीवेनहॉक। और इन्होंने देखने के बाद इसको क्या नाम दिया? एनिमल, एनिमल है, ये सब जंतु है, एनिमल कुले नाम से जाना जाता है। तो एनिमल कुले शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वो है लीवेनहॉक। कौन है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने पर उनको दिखा तो इससे अब एक जैसे दिख रहा है, चाहे वो आरबीसी का हो, चाहे स्पर्मेटोजोआ का हो, चाहे प्रोटोजोअन्स का हो, और कई सारे में काम किए। और उन्होंने नाम क्या दे दिया? एनिमल कुले। क्या नाम दिया? एनिमल कुले नाम दिया। तो कोशिका, ध्यान में रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया। एनिमल कुले सबसे पहले किसने दिया? तो लीवेनहॉक के द्वारा दिया गया। या जंतु कोशिका को सबसे पहले देखने वाले का नाम क्या है? तो लीवेनहॉक। फिर दो वैज्ञानिक आए, सेल थ्योरी आया, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इनका नाम है स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन और स्वान दो साइंटिस्ट, इन्होंने 1838 से लेकर 39 तक काम किए। ये जूलॉजी में काम कर रहे थे, ये बॉटनी में काम कर रहे थे। एक बॉटनी का वैज्ञानिक है और एक जूलॉजी का है। जंतु में काम करने वाले को बोला जाता है जूलॉजिस्ट और बॉटनी में काम करने वाले को बोला जाता है बॉटनिस्ट। पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान में दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। दोनों देखे, दोनों मिलकर एक स्टेटमेंट बनाए। इनके अनुसार, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इन्होंने बताया सिंपल सरल कोशिका से लेकर, सरलतम एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय जंतु और पादप। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी जीव हो, कोई सा भी जीव हो, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, या तो वो एक कोशिका का बना होगा या तो बहुकोशिका का बना होगा। मतलब समझते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी पादप या जंतु नहीं है जो कोशिका नहीं है। हर पादप और जंतु कोशिका से बना होता है। या तो ये हो सकता है कि उस जीव के पास केवल और केवल एक ही सेल पाए जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? एक होंगे। या कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। जो जीव एक ही सेल का बना है, सिंगल सेल्स का बना हुआ है, ऐसे जीव को बोला जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय बोला जाता है। एक कोशिकीय जीव बोला जाता है जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, जिसके पास एक से ज्यादा मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय बोला जाता है। बहुकोशिकीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय बोला जाता है। ऐसे जीव जो एक ही सेल से बना हुआ है, मतलब उसका एक ही सेल, यही सेल उसका श्वसन करेगा, यही सेल से उत्सर्जन भी होगा, इसी सेल से वो लोकोमोशन भी करेंगे, इसी सेल से सारा काम करेंगे। तो ऐसे जीव जो एक ही सेल से बना है उसको बोला जाता है एक ही कोशिकीय। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके पास पूरे इसके बॉडी संरचना में एक ही सेल है। जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है उनको बोला जाता है बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे पास ट्रिलियन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, हमारे पास एक से
ज्यादा सेल है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। हमारे पास रेस्पिरेटरी श्वसन करने के लिए अलग सेल है, हमारे पास एक्सक्रीशन करने के लिए अलग सेल है, हमारे पास सर्कुलेशन करने के लिए अलग सेल्स है, हमारे पास रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग सेल्स है, हमारे पास चलने के लिए अलग सेल्स है, देखने के लिए अलग है, सूंघने के लिए अलग है, इनहेल के लिए अलग है। हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, हमारे पास ट्रिलियन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास एक ही सेल पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को बोला जाता है यूनिसेलुलर, और जिसके पास एक से ज्यादा है तो उसको मल्टीसेलुलर। इट क्लियर? ध्यान में रखना, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिसके पास एक सेल होता है तो एक कोशिकीय कहलाता है, एक से ज्यादा वाले क्या बोल दिया जाता है, बहुकोशिकीय बोला जाता है। तो ये एक, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अमीबा है। क्या है? अमीबा। अमीबा के पास एक ही सेल होता है। अमीबा जो है वो भी तो किससे बना है? सेल से। तो इस साइंटिस्ट लोग का पहला स्टेटमेंट ये था, सरलतम एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, सब किससे बना है? सेल से। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो सब कहाँ से बना है? सेल से बना है। उसके बाद आए दूसरा इनका सेंटेंस था जिसमें एक साइंटिस्ट ने हेल्प किया, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने 1855 इस सन में स्टेटमेंट दिया। इनका कहना यह था, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। ये जो नए सेल्स बने हैं, मान लेते हैं 2 नए सेल्स हैं, ये 2 नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स। ये नए सेल्स ये कहाँ से आया? कहीं ना कहीं से आया होगा। अब वो कहाँ से आया? तो इनका कहना ये था कि जो 2 नए सेल्स बने हैं ये पुराने सेल्स हैं, ये है ओल्ड सेल्स, पुरानी कोशिका। इनके ये पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, या नई कोशिका की उत्पत्ति इस पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। तो ओल्ड सेल्स डिवाइड करता है जिससे क्या बनता है? न्यू सेल्स। तो इसके लिए रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन दिया, और वो कथन का नाम है, उस स्टेटमेंट का नाम उसको याद रखना, ओमनिसेलुला ई सेलुला। ओमनिसेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ही होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से, या पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व सीएम जैसे बोलते हैं, तो पहले बार रहा हो, पहले रहा था, अभी करंट में नहीं है, इसलिए उसको क्या लगाते हैं? पूर्व, प्री बोलते हैं। तो ओमनिसेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल जो दिख रहा है वो कहाँ से आया है? ओल्ड सेल के डिवीजन से। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कथन था उनका। उनके बाद इनका एक पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट, सभी जीव की उत्पत्ति या सभी जीव की जीवन की शुरुआत, ध्यान से सुनना, सभी जीव की जीवन की शुरुआत, सभी जीव जो है ऑर्गेनिज्म है, उनकी जीवन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ लाइफ कहाँ से होता है? कोशिका। सभी जीव की जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म इसका सभी जीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर प्रत्येक जो जीव है उनकी जीवन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, या बिगिनिंग नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म लाइफ फ्रॉम सेल बोल सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर, या फ्रॉम सेल, मतलब कि यहाँ पर ओवम जो होता है ये है ओवम। क्या है ये? ओवम, अंडाणु। और ये है स्पर्म, ये है स्पर्म जिसको शुक्राणु बोला जाता है, और ये है अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं
जुड़ जाते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इनका केंद्रक और इनका केंद्रक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, सभी लोग जानते हो। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सेल का निर्माण हो जाता है। ये है युग्मक, ये क्या है? युग्मक। ये एन होता है, एन को बोला जाता है हैप्लॉइड, अगुणित, और ये भी एन है तो इसको भी बोला जाएगा हैप्लॉइड। क्या बोला जाएगा? हैप्लॉइड। ये एन और एन, एन प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन प्लस एन इक्वल टू 2n। तो इनका एन और इनका एन दोनों मिल गए थे, क्या बन गया? 2n। क्या बन गया? 2n। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिला के क्या बन गए? डिप्लॉइड। क्या बना लिए? डिप्लॉइड बना लिए। इस प्रकार से तो ये अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उनके फलस्वरूप इन दोनों युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज को बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट। युग्मनज के नाम से जाना जाता है। तो ये जाइगोट बना है और यह जाइगोट जो है अब कोशिका विभाजन करके न्यू सेल्स बनाते जाएंगे और जाइगोट धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? बेबी में, मतलब बच्चा होगा। तो ये जो है इसी से बन रहा है, यहीं से बन रहा है ये। तो सभी जीव की जीवन की शुरुआत कहाँ से होता है? एक कोशिका से। कौन से? जाइगोट से। और जाइगोट क्या है? ये एक सेल है, असेल, असेल। जाइगोट को हम क्या बोलेंगे? असेल, एक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एक कोशिका। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। प्लांट में सीड बनता है और सीड ही फिर बाद में क्या बनता है? फ्यूचर में प्लांट बन जाता है। एक सीड से हम एक प्लांट ग्रोथ कराते हैं, तो वहां भी तो क्या है? जाइगोट है। और जाइगोट को क्या बोला जाता है? एक कोशिका। क्या बोला जाता है? एक कोशिका। तो ये था स्लीडन और स्वान, दो साइंटिस्ट, उनका स्टेटमेंट था। ये है कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरस। कौन है? वायरस। वायरस, इसको बोला जाता है विषाणु। क्या बोला जाता है? विषाणु। ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है तो इसके लिए बात करते हैं। ये जो वायरस होता है, इस वायरस के पास सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन है, ये है, वो है। इनके पास वो कंटेन नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। ये कैसा होता है? तो ये जो होता है लिविंग हो सकता है, मतलब जीवित, या नॉन लिविंग हो सकता है, अजीवित। ये जीवित भी हो सकता है और अजीवित भी हो सकता है। और ये क्या है? वायरस। क्या है? वायरस है। तो ध्यान में रखना, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन सा है? वायरस। कौन सा है? वायरस है। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। ध्यान से सुनना, सबसे छोटी कोशिका। पॉइंट लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, वेरी स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे छोटी होती है, माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देख लेना, मेरे से नहीं लिख पा रहा हूं। एग ऑफ
ऑस्ट्रिच। जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ये साइज का अंडा होता है, उनका साइज बड़ा होता है, 30 cm का होता है, 30 cm तक का पाए जाते, सेंटीमीटर का पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका हो गए। जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका वेरी लॉन्गेस्ट सेल्स इन द एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स में बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका तो होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल ये सबसे बड़ी होती है जंतुओं में। लंबी बोल रहा है, लॉन्गेस्ट बोला जा रहा है। पादपों में सबसे लंबी कोशिका वेरी लॉन्गेस्ट इन द प्लांट सेल्स। पादपों में सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो ये होता है बोहेमिया निविया, एक पौधे का नाम है, उनकी जो सेल्स होती है वो सबसे लंबी होती है। ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद सबसे छोटी कोशिकांग, हम अभी कोशिका के अंदर नहीं गए हैं इसलिए उस पॉइंट को नहीं लिया हूं मैं। ये है ये 4 चीज, इसको ध्यान में रखना। सबसे छोटी कोशिका वेरी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटे आकार का सेल्स कौन होता है? माइकोप्लाज्म होता है। सबसे बड़े आकार का कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जंतुओं में सबसे लंबी पूछा जाएगा तो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्व सेल्स होता है। पादपों में सबसे लंबी पूछा जाएगा तो बोहेमिया निविया का होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना मैंने क्या ले लिया? लंबी, और लंबी का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट। क्या होता है? लॉन्गेस्ट। और बड़ी का मतलब क्या होता है? लार्ज। छोटी मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन याद रखना, ये सिंपल कभी कभी पूछ दिया तो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। These are 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो होता है उसका नाम है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब इस अर्थ पर जो स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म जो आए थे, पादप और जंतु जब आए थे, उनमें जो सेल्स दिखाई दे रहे थे उन सेल्स को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, फर्स्ट टाइम, पहली बार, प्रिमिटिव होता है। और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है केंद्रक। जो पहली सेल आए थे उनकी केंद्रक को देखा गया और उसमें केंद्रक विकसित नहीं था, अल्प विकसित केंद्रक थे, वेल डेवलप केंद्रक नहीं थे। ऐसे कोशिका का नाम रखा गया है प्रोकैरियोटिक। क्या नाम रखा गया है? प्रोकैरियोटिक। मतलब स्टार्टिंग में जो केंद्रक थे, जो सेल आया था उसका केंद्रक देखा गया तो वह केंद्रक अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, ब्लर दिखाई दे रहा था, तरीके से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसा दिखना था वैसा नहीं दिख रहा था। तो उस प्रकार की कोशिका को क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे विकसित होते गए, डेवलप होते गए, डेवलप होते गए। अब जो कुछ साल पहले, कुछ समय पहले जो सेल आए, मतलब बहुत दिन हो गया,
अब जो सेल दिखाई देते हैं, जो हमारे में सेल है, वो कैसा है? यूकैरियोटिक टाइप का है। यू का मतलब होता है वेल, मतलब इसका मतलब होता है गुड, अच्छा, और कैरियन का मतलब वही बता दिया, न्यूक्लियस होता है। मतलब अब की जो सेल्स है उनमें अच्छा न्यूक्लियस है, अच्छा केंद्रक है, सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो अभी जो सेल्स है उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक, और पहले जो सेल थे जू के पास, उन सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। तो दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, बीच में एक मेसोकैरियोटिक है, उसको हम लिंक को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर दो ही सेल अपने को पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब जो सेल्स पहले आए थे जहां पर केंद्रक स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक, ये कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है, सेल है। ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हो, ऐसे वाले को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। अब देखते हैं दूसरा, ऐसे सेल जिनमें केंद्रक अपने को दिखाई दे रहा है। देखना यहां पर इस सेल में, ये भी एक क्या है? सेल है। ये भी क्या है? सेल है। इस सेल में अंदर सर्कल दिख रहा है, अंदर सर्कल दिख रहा है, बड़े गोल के अंदर छोटा गोला दिख रहा है, और ये छोटे गोला का क्या नाम है? केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोला जाता है। जबकि इस गोला के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर केंद्रक यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है? अपने को दिखाई नहीं दे रहे, हम माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, और ऐसे सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक। क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार दो होते हैं, एक सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा सेल है यूकैरियोटिक। कौन किस में पाए जाते हैं ये भी देखेंगे, कैसा दिखता है ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो सेल है यह बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मतलब जीवाणु में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। और माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, आर्चिया में, इनमें पाए जाते हैं। ये तीन एग्जांपल सफिशिएंट है, और ये वाला एग्जांपल तो याद ही रखना, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, इनमें पाए जाते हैं। अब ये सेल कैसा दिखता है? तो हम एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की एक सेल को निकाल के देख रहे हैं, इसका सेल देख रहे हैं कैसे दिखता है। तो इनके पास क्या क्या रूप दिखाई देते हैं? नामकरण देखना, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया सेल इस प्रकार से दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, जिनमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो दिख रहा है, सबसे बाहरतम परत दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। जो अंदर में रेड कलर की बाउंड्री दिख रहे हैं उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अंदर में तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तरल पदार्थ भरा हुआ है और उन तरल पदार्थ को बोला जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल फ्लूइड जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका द्रव्य हो गया इस प्रकार से। अब इन कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं है, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल जो दिख रहा है ब्लैक कलर की इस प्रकार से, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। यह न्यूक्लियोइड क्या है? तो इसमें डीएनए है। क्या है? इसमें डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ संरचना दिख रहा है, इनका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो दिख रहा है ये 70 इस प्रकार का है। राइबोसोम हम पढ़ेंगे 70 और 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 के पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो संरचना दिख रहा है इस प्रकार से, इनको बोला जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला, ये फ्लैजेला जो दिख रहा है यह इसको चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन। जैसे कि हमारे पास पैर पाए जाते हैं उसी प्रकार बैक्टीरिया के पास सिंगल सेल है, तो इसको मूवमेंट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये इस फ्लैजेला के सहायता से चलने में काम लेता है। तो इस प्रकार से ये एक बैक्टीरियल डायग्राम है जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल, ये कंप्लीट एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसका सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर ब्लैक लाइन दिख रहा है इसका कहलाता है सेल वॉल। मतलब बैक्टीरिया एक पादप कोशिका है। बैक्टीरिया क्या है? एक पादप कोशिका है, क्योंकि सेल वॉल की उपस्थिति ये दर्शाता है कि वह एक पादप है। क्या है? पादप है। तो सेल वॉल का पाया जाना पादप को शो कर देता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया एक प्लांट है, उसका हम एक फिगर लिए हैं, उसका एक सेल लिए हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल दिख रहा है। सेकेंड लेयर हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो एक और बाउंड्री दिखाई देती है, उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जाते हैं तो तरल पदार्थ पाए जाते हैं, अब वो तरल पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। यह विस्कस मटेरियल होता है, इनमें फ्लूइड भरा होता है, इसमें साल्ट पाए जाते हैं, इसमें आयंस पाए जाते हैं, इनमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है। इन सब का मैनिपुलेशन कर लिया जाता है, मिक्सिंग कर लिया जाता है और इस प्रकार से गाढ़ा पदार्थ बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इन कोशिका द्रव्य में क्या चीज दिखाई दे रहा है? तो इनमें बिखरा हुआ राइबोसोम है, वहां पर राइबोसोम दिख रहा है। ये केंद्रक तो इसका स्पष्ट नहीं है इसलिए हम बाउंड्री नहीं बना पाए, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल है और वो जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ संरचना और दिख रहा है इस प्रकार से, ये मेम्ब्रेन ही है, सेल मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन बना लिया है, फोल्डिंग बन गया, इसको बोला जाता है मीजोसोम। मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। यह मीजोसोम का कार्य होता है जब इसको रेस्पिरेशन करना होता है, श्वसन करना होता है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल है उनको तोड़ा जाएगा तभी ऊर्जा बनेगी। तो इनमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वह सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? मीजोसोम से होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं है, तो इसको भी तो रेस्पिरेशन करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके जगह में मीजोसोम से करता है। और मीजोसोम कहाँ से बना? तो मीजोसोम जो होता है सेल मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन से बना है। कहाँ से बना है? सेल मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन से बना हुआ है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, इन सेल के सबसे आउटर मोस्ट जो परत दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है सेल वॉल। हम दूसरे लेयर पे जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन, हम और अंदर जाते हैं तो साइटोप्लाज्म मिलेगा। जैसे कि घर के चारों तरफ दीवार होता है, उसके अंदर जाएंगे और पार्टीशन मिल गया, फिर अंदर में तरल पदार्थ भरा है। उसी प्रकार सबसे बाहर की जो परत है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, अंदर गए तो द्रव मिला जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इन कोशिका द्रव्य में अपने को राइबोसोम मिल रहा है और राइबोसोम कौन सा है? 70 इस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं।
और अंदर गए तो न्यूक्लियोइड दिखाई दिया अपने को। न्यूक्लियोइड क्यों बोला जा रहा है इसके जेनेटिक मटेरियल को? क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बस है। यदि उसमें डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होता तो उसका नाम क्रोमेटिन होता, लेकिन इनके पास नहीं होता है। ध्यान में रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास प्रोटीन नाम का चीज, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। इनके जेनेटिक मटेरियल में केवल क्या है? डीएनए है। इनको श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन करने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मेसोसोम। क्या पाए जाते हैं? मेसोसोम। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए, प्रचलन या लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं, पतला पतला धागानुमा संरचना, जहाँ से ये इसी की सहायता से चलने में काम करता है, प्रचलन में काम करता है। तो इस प्रकार से ये सेल, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वह एक आदिम प्रकार की कोशिका है। इनकी कोशिका में केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार की कोशिका में कोशिकीय उपांग भी नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक के पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही उनके पास गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, ना लाइसोसोम पाए जाते हैं, और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं और माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये सभी यूनिसेलुलर है। कैसा है ये? यूनिसेलुलर है, एक कोश की जीव है। इनके पास एक ही कोशिका होते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया ये एक ही कोशिका का बना हुआ जीव है, यही एक बैक्टीरिया है। इसी सेल से ये श्वसन भी कर रहा है, इसी सेल से ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है, इसी सेल में इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसी में इसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसी सेल में इनका सारा चीज होता है। इनके पास सिंगल एक ही सेल है, यही बस। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरा टाइप की जो सेल्स है उसका नाम है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स ये सुविकसित प्रकार की कोशिका है। इन कोशिका के चारों ओर इनके कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्लियां पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं इनके सेल में सुविकसित वेल डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस दिखाई देती है। इनमें कोशिकीय उपांग, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं, प्रेजेंट होता है। इस प्रकार की कोशिका मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर प्लांट। एक किसमें पाए जाते हैं? तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय प्लांट्स और एनिमल्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। यह जो सेल है वो कैसे दिखता है? तो हम अभी फिलहाल एनिमल सेल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एनिमल सेल्स बना रहे हैं। उसके बाद हम फिर बाद में क्या बनाएंगे? प्लांट सेल्स। तो हम एक एनिमल सेल्स ले रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, उनमें से कोई सा भी एक सेल्स को लिया गया है। अब वो एक सेल्स को देखना कैसा दिखता है, ये इस प्रकार से एक एनिमल सेल्स। कौन सा सेल्स है ये? एनिमल्स का। इनमें इस सेल के केंद्र बिंदु पर डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इन न्यूक्लियस में धागेनुमा संरचना पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर एक केंद्रिका भी पाई जाती है, येलो कलर में दिख रहा होगा। इनके पास और क्या क्या चीज पाए जाते हैं? तो इनके पास
ये था माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इनके पास इस प्रकार से गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़ा होता है इस प्रकार से, तो ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है राइबोसोम। इन सेल में लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, इन सेल में वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ये वैक्यूल्स बन गया। इनके पास सेंट्रोसोम, गाड़ी का चक्करनुमा संरचना इस प्रकार से पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं इनके पास क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस सबसे बाहर की तरफ जो परत दिख रहे हैं इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से दिख रहा है, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेड कलर में इस दिखाई दे रहा है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम है लाइसोसोम, इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका नाम है वैक्यूल्स। एक ही है तो अभी वैक्यूल लिख देता हूं। वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और अंदर जो धागा दिखाई दे रहा है उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन। ये है, और जो रेड कलर में बना हुआ है उसका नाम है गोल्जी बॉडी, और जो ब्लैक कलर में यहां पर दिख रहा है इसका नाम है सेंट्रोसोम, और जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है उसका नाम है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और जो ये दिखाई दे रहा है इसका नाम है राइबोसोम। ये 80 राइबोसोम है। यहां से पता चल गया होगा कि हम बैक्टीरिया में अभी राइबोसोम पढ़े वो 70 इस प्रकार का था, जबकि एनिमल सेल्स मतलब यूकेरियोटिक के अंदर 80 इस प्रकार का राइबोसोम दिखाई दे रहा है। तो एनिमल सेल्स, और हम पिछली स्लाइड को देखते हैं कि हमारा बैक्टीरिया सेल्स, यहाँ से दोनों में कंपेयर निकाल लो तो डिफरेंट दिख रहा है। इनके पास केंद्रक शब्द नहीं दिख रहा है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके पास गोल्जी बॉडी नहीं दिख रहा है, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहे हैं, इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, इनके पास वैक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके पास सेंट्रोसोम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि जब विकसित होके आया, कुछ डेवलप होके आया तो ऐसा दिखने लगा, मतलब इनके पास केंद्र में केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। इस सर्कल में बीच में जो दिख रहा है वो केंद्रक है,
और केंद्रक में क्या क्या है, तो केंद्रक पूरा एक गोल संरचना केंद्रक, इसके अंदर धागानुमा संरचना जिसका नाम क्रोमेटिन, उसमें येलो कलर की संरचना गोलीय संरचना, उसका नाम है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। ये केंद्रक के बाहरी मेम्ब्रेन पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर का मतलब होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, खुरदुरा अंतःप्रदवी जालिका, यहाँ पर कुछ भी नहीं अटैच है राइबोसोम, तो इसका नाम हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ध्यान से सुनना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड का संश्लेषण किया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है और यहाँ भी राइबोसोम जुड़ा हुआ है, इसलिए यही भी प्रोटीन बनाने का काम करता है। केंद्रक जो होता है इस कोशिका का प्रिंसिपल और डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका के अंदर जो भी कुछ दिख रहे हैं वो कोशिकांग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकांग, कोशिका का अंग कहलाता है। जैसे कि मेरे शरीर बॉडी है, इसमें हाथ, नाक, मुंह, कान, अंदर ऑर्गन, मतलब एक एक अंग है, उसी प्रकार इस कोशिका का जो अंग होता है वो क्या कौन सा होता है? ये जितने अंदर नाम दिख रहे हैं वो सब कोशिका के अंग कहलाएंगे। यह जो केंद्रक है इनको सबको अलग अलग कार्य के लिए फीडबैक भेजता है और कार्य करने के लिए भी बोला जाता है और मना भी कर दिया जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक भेजा जाता है। जब पॉजिटिव भेजते हैं तो वर्क करते हैं वो लोग, जैसे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो ये काम शुरू कर देगा जो काम है इसका। जब निगेटिव फीडबैक भेजा जाएगा तो ये काम को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए इस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम इस प्रिंसिपल डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मेन कंपोनेंट होता है। यदि इस कोशिका का मैं न्यूक्लियस को हटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, तो ये सेल डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसके पास इनको कोई काम बोलेगा नहीं, और जब काम नहीं बोलेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे और ये सेल कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसलिए ये सेल जो होता है उसको लिविंग रखने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, तभी वो वर्क कर पाता है। सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल्स है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन आया। यदि ये प्लांट होता तो इसमें सेल वॉल रहता। इसके अंदर तरल फ्लूइड भरा हुआ है, जगह नहीं लिखा, ये तरल फ्लूइड है बाउंड्री के अंदर, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इन कोशिका द्रव्य में ये सभी चीज अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर अपने को सेल मेम्ब्रेन अंदर गए तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। उसके बाद हम आते हैं वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन की फैक्ट्री इसीलिए बोला जाता है। इस कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा है? राइबोसोम। इनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार हैं। एक का सरफेस में कोई अटैच नहीं है जिसके वजह से चिकना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्मूथ, और जिनके सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है तो वो कहलाता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड बनाने का काम किया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन बनाने का काम किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये संरचना है डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। इनके द्वारा रेस्पिरेशन, श्वसन किया जाता है। जैसे हम प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहां पर श्वसन जो करने का चीज होता है वो कहाँ से होता है? मेसोसोम से होता है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन किया जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन्हीं के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने का काम करके उससे ऑक्सीडेशन कर उससे एटीपी बनाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा घर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, सेल का जो श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद आते हैं लाइसोसोम, लयनकाय। यह लाइसोसोम जो होता है इस सेल में कोई भी फॉरेन बॉडी घुस गया, अंदर घुस गया, मान लेते हैं ये फॉरेन बॉडी है, डिफरेंट कलर, ये फॉरेन बॉडी अंदर घुस गया। इस फॉरेन बॉडी को अब ये अगर इसको नहीं मारा जाता है तो ये दुश्मन है इस सेल का, हार्मफुल है, ये सेल को हानि पहुंचाएगा। यह जो फॉरेन बॉडी है अपनी संख्या बढ़ाएगा सेल के अंदर, क्योंकि उसको जीने के लिए यहाँ पे तरल पदार्थ और भोजन सब मिल जाएगा।
लिविंग है सेल तो सर्वाइवल हो जाएगा। ये अपनी संख्या को ऐसे बढ़ाते जाएगा और धीरे धीरे सेल को नुकसान पहुंचाते जाएगा और सेल मर जाएगा। तो सेल अपनी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर है लाइसोसोम। यह जो लाइसोसोम है ये यहाँ से ऐसे तैरते हुए इसके पास जाएगा, उसको आइडेंटिफाई पहचान लेगा, पहचानने के बाद ये उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, अंदर अंतर ग्रहण कर लेता है। और जैसे अंतर ग्रहण करता है इसके अंदर बहुत सारे एसिड है। क्या है? एसिड है। और यह जो एसिड होता है वो उसके ऊपर सिक्रेट कर देता है। एसिड उसके ऊपर जब चले जाता है तब वो फॉरेन बॉडी है, जो 4 फॉरेन बॉडी दिख रहा है, ये चारों फॉरेन बॉडी जो होते हैं मर जाएंगे। मरने के बाद उसका पाचन शुरू कर देगा। अब पाचन शुरू करेगा तो उसमें कुछ तो पोषक तत्व होगा, उसको खाने से उसका पोषक तत्व को ले लिया लाइसोसोम और उसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो राख बचा हुआ है, एस बचा हुआ है, उसको वापिस इसको तो खा गया। वो क्या कर गया? खा गया। उसको तो ये खा गया और खाने के बाद जो बचा हुआ है राख, मान लेते हैं ये राख है, इस राख को गोल्जी बॉडी आता है और गोल्जी बॉडी अपनी वेसिकल्स में इसको स्टोर कर लेता है और स्टोर करके सेल से उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम, इसीलिए तो इसका नाम है आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली इसलिए बोला जाता है जब इसको कुछ भी नहीं मिलेगा और इसको ऊर्जा भी नहीं मिल रही है, ये किसी भी ऑर्गेनेज को निपटा देगा। मतलब कोई सा भी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे गोल्जी बॉडी, किसी भी को जाके उसके ऊपर अपना एसिड सिक्रेट कर देता है और उसको मार देगा और उसका पाचन कर लेगा। या वो कंडीशन नहीं होता है तो जब ये लाइसोसोम बहुत सारे हैं, अभी लाइसोसोम एक दिख रहा है, 2-4 और हैं लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं इनको भोजन सफिशिएंट या न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिलता है तो अपने ऊपर ही वो एसिड को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपने जाति को ही मार देते हैं। यहाँ पर एक और लाइसोसोम है मान लेते हैं, इस लाइसोसोम के ऊपर आके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है नलिका। पतला पतला नलिका है, हेयर जैसे पतले पतले नलिका होते हैं जो सेल में फैला होता है और इस सेल को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जाल बना के रखा रहता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में एक ही पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एक से ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं, साइज छोटी होती है। इन वैक्यूल में फूड मटेरियल को फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर करने का काम किया जाता है, जल और भोजन का संचय करने का काम करता है। ये जो वैक्यूल है इसकी जो बाउंड्री दिख रहा है वो बाउंड्री एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। वैक्यूल जो होता है डेड है। कैसा है ये? डेड, मरा हुआ है, नॉन लिविंग होता है भाई। बाकी सब लिविंग थे यहाँ पर, यही बस एक नॉन लिविंग है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखा है, संचय करके रखा है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जो होता है आगे हम इसको बनाते हैं। तो क्रोमेटिन क्या चीज का बना हुआ है? तो क्रोमेटिन इक्वल डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन इक्वल टू क्या हो गया? क्रोमेटिन। क्या हो गया? क्रोमेटिन हो गया। तो क्रोमेटिन क्या चीज से बना है? तो डीएनए और प्रोटीन से। जबकि हम प्रोकैरियोटिक में पढ़े हैं कि वहां पर क्रोमेटिन नहीं बोलते थे, वहां पर हम बोल रहे थे न्यूक्लियोइड। क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड इक्वल टू क्या है? डीएनए। केवल और केवल क्या है? ओनली डीएनए है, ओनली डीएनए बस का बना होता है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे थे। और यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन, और प्रोटीन में एक कौन सा है? तो इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये होता है H1, H2A, H2B, H3, H4। इतने टाइप्स के होते हैं। ये दोनों H2 का प्रकार है, H2 के 2 प्रकार। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं।
गोल्जी बॉडी बता दिया कि ये फॉरेन बॉडी जो छूटा हुआ है एस के रूप में मरा हुआ, उसका डाइजेशन होने के बाद उसको लेगा और छोड़ेगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है गाड़ी की चक्कानुमा संरचना है, ये दिखने में गाड़ी के पहिया जैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से सेंट्रोसोम। इनमें इस प्रकार से फाइबर्स पाए जाते हैं और ये फाइबर को बोला जाता है एस्टर रे, या इस फाइबर को बोला जाता है स्पिंडल फाइबर के नाम से जाना जाता है। तरकु तंतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तरकु तंतु के नाम से जाना जाता है। यह सेंट्रोसोम, इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तारक केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर काम आता है और एक इसमें काम आएगा, तो ये कोशिका विभाजन के समय ये स्पिंडल फाइबर जब गुणसूत्र जब बना होता है, इस प्रकार से गुणसूत्र, इन गुणसूत्र के वाले पॉइंट को बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु, इसको बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु। सेंट्रोमियर, इन सेंट्रोमियर वाले जगह से वो स्पिंडल फाइबर इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा और ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा होता है, इसका नाम है स्पिंडल फाइबर। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाता है। तो ये था सेंट्रोसोम, तारककाय जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक एनिमल सेल्स होते हैं। आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जब, तो हमारा एक एक ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में केवल ये दिखाया गया है कि सेल जो होता है वो कैसा दिखता है, एक सेल प्रॉपर रूप से ऐसा होता है। ये मत समझना कि सेल का शेप क्या होता है। तो सेल का शेप जो होता है वो ओवल शेप में भी पाए जाते हैं, वो रॉड शेप में भी दिखाई देते हैं, वो डिस्क शेप में भी पाए जाते हैं, वो ब्रांचेस वाले भी होते हैं। सेल जो होता है उसका शेप कभी ये बस नहीं होता कि वो सेल गोल आकार का या गोलाकार बस होता है, वो गोल आकार का भी दिखाई देता है, वो शाखा वाले भी दिखाई देते हैं, वो चपटा भी दिखाई देता है, वो जालिका रूपी में भी दिखाई देगा, वो डिस्क में भी दिखाई देगा, वो फ्लैट भी दिखाई देगा। मेरे बात समझ में आया? हर सेल अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह का होता है। तो सेल का शेप जो होता है, आकृति जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम आज के लेक्चर में केवल ये देखें कि सेल का खोज किसने किया, उसके बाद नामकरण क्या क्या हुआ, फिर टाइप्स ऑफ सेल। तो दो टाइप्स, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ लिए, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम एनिमल सेल्स पढ़ लिए, और एनिमल सेल्स कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेज पाए जाते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। अभी हमने एक सिंपल व्यू लिया है। आगे के लेक्चर जब होंगे, जब प्लांट सेल कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 करके हम एक एक ऑर्गेनेज को लेक्चर में लेते जाएंगे, और वहाँ पर कौन खोज किया था, कितनी मात्रा में है, कैसा दिखता है और क्या काम करता है, उनके पूरा एक्शन रिएक्शन सब देखते जाएंगे। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क करते जाओ, क्योंकि ये जितना भी पढ़ाया जाएगा वो मेमोराइज होना चाहिए। उसको 2 बार 3 बार, एक बार ऑफलाइन क्लास, फिर ऑनलाइन क्लास, फिर नोट्स, फिर टेस्ट, ऐसे करते जाएंगे तो हमारा आगे के लिए बर्डन नहीं होते जाएगा। थैंक यू।